अब हम लोग को पढ़ना है फ्लूइड्स एट रेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? फ्लूइड्स एट रेस्ट। मतलब इस कॉन्सेप्ट में ये दिया गया है कि फ्लूइड अभी किस पोजीशन में है, किस, और तुम्हारी किताब किधर है? क्यों नहीं ले गए? भूलना नहीं है, देखो सिंपल सी चीजें हैं। क्लास में अगर आप भूल जाओगे कोई चीज, आप नहीं लेके आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? आपको लेकर आना है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स एट रेस्ट। इसका मतलब ये नहीं कि किताब को रेस्ट पे रख दिए घर पे आराम करने के लिए, नहीं, आपको पढ़ना है, आपको किताब लेकर आना है। तो टॉपिक का नाम है फ्लूइड्स एट रेस्ट। फ्लूइड्स एट रेस्ट, ठीक है? अब देखो क्या बोल रहे हैं। The branch of physics which deals with the properties of fluids at rest is called hydrostatics। एक टर्म आया है, क्या आया? हाइड्रोस्टेटिक्स। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा, ये ब्रांच है फिजिक्स का। ये क्या है? एक ब्रांच है फिजिक्स का, ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with fluids at rest। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक्स। समझ गए? बहुत सिंपल चीज। फ्लूइड अगर रेस्ट पे है, उससे डील करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टेटिक्स। हाइड्रो मतलब पानी, स्टेटिक्स मतलब कोई चीज जो रुकी हुई है। समझ गए? स्टैटिक मतलब रुका है, डायनेमिक मतलब चल रहा है, मोशन मतलब चल रहा है वो चीज। समझ गए? डेफिनेशन समझिए, कॉन्सेप्ट को समझो। इसके बाद इन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस वी विल कंसीडर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। सबसे पहले आता है यहां पर प्रेशर। एक टर्म आता है प्रेशर। अ फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट्स, एकदम ध्यान से एक एक वर्ड को सुनो, किताब में देखो क्या है। अ फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स। देखो इधर उधर पूरा दिमाग आप लोग का सिर्फ कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, कहीं पर नहीं होना चाहिए। पूरा एक एक टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको डेफिनेशन समझ में आएगा, तो फिजिक्स समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। A fluid at rest, एक फ्लूइड जो रेस्ट पे है, एक फ्लूइड जो रेस्ट पे है, वो एक्सर्ट करता है, लगाता है, एक फोर्स लगाता है। ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं? एक फ्लूइड जो रेस्ट पे है, एक फ्लूइड जो रेस्ट पे है, वो एक्सर्ट करता है, एक फोर्स लगाता है। किस पर लगाता है? देखो, ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। किस पर लगाता है? ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब जो फ्लूइड एक रेस्ट पे है, वो एक्सर्ट करता है एक फोर्स, किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर, जो कांटेक्ट में है सरफेस। ठीक है, ये एक चीज। अगला, अब वो सरफेस देखो क्या हो सकता है। सरफेस मे बी अ वॉल और द बॉटम ऑफ एन ओपन कंटेनर ऑफ द फ्लूइड। सरफेस हो सकता है एक वॉल हो, एक कंटेनर है। देखो एक ग्लास ले लो, क्या ले लो? एक ग्लास ले लो। तो इसका वॉल हो सकता है या उसका सरफेस बॉटम हो सकता है। उस पे वो क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है। ये फोर्स आया कहां से? जो फ्लूइड रेस्ट पे है, पानी भरा हुआ ग्लास पे, वो फोर्स लगाएगा किसके ऊपर? या तो वॉल के ऊपर और नीचे बॉटम पे लगाएगा। कौन? फ्लूइड। कहां से आया? कहां से आया? रेस्ट पे फ्लूइड है, वहां से फोर्स आया। समझ गया ना? ध्यान से एक चीज सुनो तो समझ में आएगा पूरी कहानी। द सरफेस मे बी अ वॉल। देखो सरफेस मे बी अ वॉल और
द बॉटम ऑफ एन ओपन कंटेनर ऑफ द फ्लूइड। कंटेनर है ऊपर खुला हुआ है, पैक नहीं है, क्लोज कंटेनर नहीं है, मतलब ऐसे है, मान लो कंटेनर ये है, इस टाइप से कंटेनर है, ठीक है। ये फ्लूइड रेस्ट पे है, ये फ्लूइड क्या है, रेस्ट पे है, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। फ्लूइड किस पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, ये चल नहीं रहा है, रेस्ट पे है, किस पे, रेस्ट पे है। हाँ, कौन लगा रहा है, फ्लूइड, किसके ऊपर, कंटेनर की। अरे प्रेशर नहीं, ध्यान से सुनना है, थोड़ा भी दिमाग इधर उधर लेके गए क्लास से, काम खत्म। फिजिक्स आपका पूरा ऑब्जर्वेशन मांगता है, आपकी पूरी एनर्जी मांगता है, आपका अटेंशन मांगता है, ठीक है। एक एक चीज, ये फ्लूइड वाटर इसके अंदर मान लो है, ये इसके ऊपर कंटेनर, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहे हैं, फोर्स, कौन, फ्लूइड। ये वॉल है, इसको वॉल मान लो, दीवार, और ये नीचे इसका क्या है, बॉटम, बेस, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, नॉर्मल फोर्स F exerted by a fluid at rest per unit surface area A of contact is called the pressure। कितना फोर्स लगा है, कितना फोर्स लगा है एक एरिया के अंदर, एक यूनिट एरिया, मतलब कोई एरिया, ठीक है, इस पे कितना फोर्स लगा है एक एरिया के ऊपर, एक नॉर्मल फोर्स एक एरिया के ऊपर कितना लगा है, उसी को प्रेशर बोलते हैं। समझ गए, एक यूनिट एरिया के ऊपर कितना फोर्स लगा है, समझ गए। जो कांटेक्ट में है क्या बोलेंगे उसको, प्रेशर। सिंपल, एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया, और ये एरिया यूनिट एरिया पे कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है या कितना फोर्स लग रहा है, उसी को बोलेंगे हम लोग प्रेशर। हमारे पास एक फॉर्मूला आता है सिंपल, P इक्वल्स F अपॉन A। कोई दिक्कत, कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठाओ, किसी को डाउट पूछ लो अभी। डेफिनेशन है, थियरी समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, रटना नहीं है फिजिक्स को। फिजिक्स इज नॉट अबाउट रटाफिकेशन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट, इट्स अबाउट द लॉजिक, इट्स अबाउट द बेसिक मैथ्स, समझ गए, एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, सोचना, थिंकिंग। फिजिक्स सिंपल थिंकिंग और कुछ नहीं, समझ गए। इतनी चीज समझ में आई अच्छी तरीके से, कुछ डाउट, आगे देखो। इसके बाद हमारे पास में एक छोटा सा फॉर्मूला आ गया, प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया, एकदम सिंपल समझना है। ये हमारा कंटेनर था, इसमें लिक्विड है, ये लिक्विड ने, ये फ्लूइड ने इसके ऊपर क्या लगाया है, एक फोर्स लगाया है। अच्छा, कांटेक्ट फोर्स इसको बोलते, मतलब कांटेक्ट है ना, इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। बिना कांटेक्ट के नहीं लगेगा। ये लिक्विड और ये कंटेनर अलग अलग है या जुड़ा हुआ है, कांटेक्ट में है। ये जो फ्लूइड है इसमें ये कंटेनर से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, मुझे ये बता दो। जुड़ा है, उसके कांटेक्ट में, समझ गए। तो ये कितना फोर्स एक यूनिट एरिया में लगा रहा है, उसी को प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर। वही डेफिनेशन है, नॉर्मल फोर्स F exerted by a fluid at rest, किस पे, मोशन में नहीं, at rest per unit surface area of contact
इज कॉल्ड द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। ये जो प्रेशर लगा रहा है, कौन लगा रहा है? फ्लूइड लगा रहा है। किस पर लगा रहा है? कंटेनर पे लगा रहा है। समझ गए? और ये कंटेनर किस में है? चल रहा है क्या ये? नहीं। इस पे व्हील लगा हुआ है, चल रहा है ये? नहीं, रेस्ट पे है। बस उसी को बोलते प्रेशर, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। खत्म। अब देखो, रेस्ट मतलब ये रेस्ट पे है, पर यूनिट एरिया, ये एरिया। खत्म। कितना फोर्स एक यूनिट एरिया पे लग रहा है, उसी को बोलेंगे प्रेशर। यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद देखो नेक्स्ट डायग्राम में क्या दिया है, इसको रब कर दूं। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बस समझना है एक एक चीज। देखो क्या बोल रहा है इसके बाद, सिंपल, अ फ्लूइड एक्सर्टिंग नॉर्मल फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस? नॉर्मल फोर्सेस ऑन अ वर्टिकल सरफेस shows fluid exerting normal forces on a horizontal surface। मतलब अगर सरफेस ऐसे होता, तो इस पे देखो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। समझ गए? फोर्स लग रहा है ना। देखो यही है, कंटेनर ही है, इसमें पानी है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा ना, ये इस पे ऐसे लगाएगा फोर्स, तो वही चीज ऐसे बना दिया है, इसी को निकाल के हॉरिजॉन्टल इसको बना दिया है। ये नॉर्मल फोर्स, ये भी वही F, नॉर्मल फोर्स। समझ गए? सेम वही चीज यहां पर है। इसके बाद फ्लूइड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन वर्टिकल सरफेस, और ऐसे ही तरीके से क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला देखो, वर्टिकल वाला भी है, हॉरिजॉन्टल वाला भी है। फिर अगर देखो एक और है, वर्टिकल वाला भी है, वर्टिकल में भी लगेगा। ठीक है, फोर्स तो लगना ही है दोनों केस में, हॉरिजॉन्टल में भी लगेगा, वर्टिकल में भी लगेगा। अच्छा, इसमें हॉरिजॉन्टल वाला देखो कैसे लग रहा है, ऊपर नीचे। ये देखो, ये यहां पर ऊपर और नीचे लगेगा। जैसे इधर देखो, ये इधर समझो ध्यान से, ये जो है ये नीचे लगाएगा, ये ऊपर लगेगा, और ये इस तरफ और ये इस तरफ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे हम लोग, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये ऊपर नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वर्टिकल। एक ही डायग्राम में समझ लो, ये सब में समझने की जरूरत नहीं है, एक ही में समझ लो। हाँ, इधर देखो, यहां समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये है हमारा बीकर, कोई दिक्कत? अच्छा, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? ये ऐसे रहेगा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब सीधा लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला लाइन। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन पकड़ेंगे हम लोग तो ऊपर नीचे लगेगा फोर्स। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड इसके ऊपर लगाएगा, और ये अगर क्लोज रहता तो ऊपर लगाता, लेकिन ओपन है फिर भी लगाएगा। ठीक है, अब ये वाला हॉरिजॉन्टल अगर काट दिया जाए, इसने काट के बना दिया है, अगर ये हिस्सा काट दो तो इस पे ऐसे लगेगा, इस पे ऐसे लगेगा, खत्म। जो कांटेक्ट, उस पे फोर्स लगेगा, खत्म। अब इसके बाद देखिए एक चीज और, Thus an object having a small weight can exert high pressure। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला आया, प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब क्या है बताओ कोई, ये रिलेशन क्या बता रहा है बताओ? प्रेशर कब ज्यादा होगा? एरिया के रिलेशन में बताओ। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। बस यही रिलेशन देखो, अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा?
ये इधर देखो, इधर बस पूरा ध्यान इधर, सिंपल सा पूरा ध्यान आपका इधर होना चाहिए। अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं, एरिया को इंक्रीज कर दूं, तो प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? क्यों? रिलेशन कैसा है इसका? ऑपोजिट, इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या? अगर इस वैल्यू को मैं बढ़ा दूं, प्रेशर कम हो जाएगा। इस वैल्यू को अगर कम कर दूं, ये बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन में है, ठीक है। अगर ये दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर एरिया कम करो, ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा कर दो तो ये कम, उल्टा है ना। इसके बाद देखिए और कुछ, फॉर एग्जाम्पल देखो इधर लिखा है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रिजल्ट्स इन अ प्रेशर ऑफ 10 to the power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो कह रहा है कि एक फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स मैं कितने एरिया पे लगा रहा हूं? 1 सेंटीमीटर। 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, रिजल्ट्स इन अ प्रेशर ऑफ 10 to the power 5, तो प्रेशर कितना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पहला केस। इधर देखो ध्यान से, इतना न्यूटन का फोर्स इतने छोटे से एरिया में, 1 सेंटीमीटर, एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे, तो प्रेशर कितना मिला? जब इतना न्यूटन का फोर्स इतने एरिया में लगा, ये एरिया है, एरिया है, तो इतना प्रेशर। समझ गए? एरिया देखो इतना है, एरिया इधर कम है, इधर लिख लो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर ही लिख लो, ठीक है। फोर्स कितना लगाए? 10 न्यूटन ऊपर, तो प्रेशर कितना मिला? 10 पे पावर 5, ये वाला। समझ गए? इधर देख, है ना, ध्यान से इधर भी देख सकते हैं रिलेशन में। इसके बाद देखो दूसरा वाला, on the other hand, same force of 10 Newton while acting on an area of 1 meter square exerts a pressure of only 10 Newton. समझ गए? यहां पर हमने क्या किया? चेंज क्या किए? एरिया। यहां पर एरिया 1 सेंटीमीटर था पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में नहीं, देखो ध्यान से देखो क्या है, पहले वाले केस में ये है ना, दूसरे केस में क्या है? मीटर है। क्या है? 1 मीटर स्क्वायर या मीटर? 1 मीटर स्क्वायर। ये तो सेंटीमीटर है, ये कितना है? सेंटीमीटर है। दूसरे वाले केस में देखो तो आ रहा है हमारा प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। एरिया चेंज हो गया, कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर। फोर्स दिया है, फोर्स कितना है? बोलो 10 न्यूटन। तो उसके हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर, यही चीज आ जाएगी। चेंज क्या हुआ ये वाले केस में? एरिया। अगर एरिया चेंज हुआ, हमने चेंज किया, क्या प्रेशर चेंज नहीं हुआ? हो गया। बस वही चीज है, ये फॉर्मूले की कहानी, ठीक। अब देखो इसके बाद, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब नोट्स में लिख लो, नोट्स निकालिए, नोट्स में लिखते चलो ये सब पूरी कहानी, तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। हाँ लिखो, नोट्स लिखो, पूरा लिख लो। ये सब जो मेन चीज है ना, लिखो अभी तुरंत। इससे पहले वाली भी चीजें मेन जो था, फॉर्मूला वगैरह लिख लो अच्छे से, फिर क्वेश्चन करते हैं। हाँ लिखो फटाफट।
लिखो अच्छे से, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है आप लोग को, ठीक है। नोट्स को बना के रिवीजन करना है डेली। फिजिक्स, फिजिक्स बच्चों को परेशान करता है, फिर आपका अच्छा मार्क्स आएगा, सीईटी में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और 12th में टॉप करना है, 95 प्लस लेके आना है, समझ गए। नहीं तो फायदा नहीं इधर एकेडमी में पढ़ के, कुछ मतलब नहीं, समझ गए। 90 प्लस तो लेके आना ही है नॉर्मल बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है, लिख लिए पूरा। हाँ तौफीक, कौन सा डाउट था फिर से पूछो, ये वाला या ऊपर वाला? ये फॉर्मूला क्या है, ये समझ में आया? फॉर्मूला क्या, ये क्या लिखा है? प्रेशर, ये क्या है? एरिया है, ठीक है। फोर्स कितना? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन हो गया। एरिया कितना इधर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां ये वाले केस में जब 10 न्यूटन का फोर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में लगा तो इतना प्रेशर। दूसरे वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा फोर्स 10 न्यूटन का ही है, लेकिन क्या हो गया, एरिया मीटर ज्यादा हो गया। सेंटीमीटर ज्यादा है, मीटर ज्यादा है? मीटर बढ़ गया। एरिया अगर बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसी चीज को कैसे लिखेंगे फिर? 10 न्यूटन, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा, समझ गए। तो प्रेशर ये आ जाएगा फिर, बस पी की वैल्यू, समझ गए। इस तरीके से करते हैं। अब इसमें देखो, एसआई यूनिट जो प्रेशर का है वो क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? एसआई यूनिट, लिखो नोट्स में लिख लो। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल। लिखते हैं पीए। क्या लिखते हैं? पीए, पास्कल। इट्स नॉट रास्कल, इट्स पास्कल, ठीक है। ठीक। अच्छा, डायमेंशन अगर लिखेंगे इसका, लिख लो, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज L पे पावर -1, M पे पावर 1, T पे पावर -2। डायमेंशन लिखो इसके बाद, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज L M T पे पावर -2। लेंथ, मास और टाइम वाला। और भी इसका अलग अलग यूनिट्स है प्रेशर का, है ना। प्रेशर ऑफ अ गैस अगर है तो बार एंड टॉर, ये दो चीज होगा। किसका? अगर प्रेशर है, किसका? प्रेशर ऑफ अ गैस, बार आएगा एंड टॉर। किसका प्रेशर? गैस का। यूनिट है, क्या है? यूनिट्स। बोलो, कोई दिक्कत?
लिख लो, फटाफट लिखो, जल्दी, टाइम नहीं है। देखो दो चीजें हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होता है, ठीक है। देखो फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर, वेक्टर। स्केलर का मतलब ये होता है यहां पर सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, यहां पर मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा और डायरेक्शन प्लस और भी चीजें हैं, ठीक है। क्या मैग्नीट्यूड का मतलब क्या समझते तुम? मैग्नेट तुम सोचो, मतलब लेवल सोचो बच्चों का, अलग ही लेवल पे। अरे मैग्नेट किधर से आ गया इधर? अभी फ्लूइड पढ़ रहे थे, फ्लूइड के अंदर मैग्नेट लेके आ गए, कहां से? मैग्नेट नहीं है वो, मैग्नीट्यूड है वो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? एक नंबर होता है, क्वांटिटी, एक तरीके से समझ लो, सिंपल। जैसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया 10 किलोमीटर, तो इसमें 10 क्या हो जाएगा? नंबर हो गया, यही उसका मैग्नीट्यूड है। अब आप बोलोगे, अब ये थोड़ी पूछोगे तुम ये स्केलर क्यों हो गया? इसलिए हो गया, यहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर मैं पूछूं डायरेक्शन, मुझे 10 किलोमीटर का मतलब समझ में आता, 10 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर ईस्ट में हो सकता है, वेस्ट में, नॉर्थ, साउथ, कुछ भी हो सकता है, एनी डायरेक्शन। 10 का मतलब मेरा क्या है? नंबर, एक तरीके से, ठीक। तो ये कहां से पता रहेगा 11th पढ़ेगी नहीं? 11th की कहानी है ना वो, तो वेक्टर वगैरह, जो 11th नहीं पढ़े उनको क्या मालूम, समझे? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। लिख लो, लिख लो, फटाफट लिख लो, टाइम नहीं है। आगे और अपना सलमान भाई बोलो, हो गया? अब इसके बाद देखो क्या है अगला। अच्छा, प्रेशर ऑफ अ गैस का क्या है यूनिट? बार टॉर। इट्स नॉट टॉर्च, इट्स टॉर। ओके, हो गया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अभी कहां, अभी तो शुरुआत है, मजा तो आएगा 15 दिन बाद। लेकिन देखो, डेली अपना काम जितना मैं कराऊं उतना बस कर लो तुम, उससे ज्यादा भी नहीं करोगे ना तो भी तुम टॉप करोगे फिजिक्स में। जितना मैं करा दूंगा ना उतना बस कर लेना,
कोई नहीं रोक सकता तुमको तुम्हारे अलावा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहां पर लिखा हुआ प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 बार इक्वल 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ गए? याद करो इसको, लिख लो इसको भी। एक बार कितना होगा, और एक हेक्टा पास्कल, अच्छा ठीक है। एक बार 10 टू द पावर 5 का मतलब कितना, 1 लाख, यस और नो? एक बार 10 टू द पावर 5 क्या आएगा, पास्कल, और हेक्टा पास्कल आ गया तो 100 पास्कल के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 100 पास्कल के बराबर। एक बार ये हो गया, ठीक है। लिख लो। अब इसके बाद देखिए, देखो इसके बाद हेडिंग डालो, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। हाँ, एक हेक्टा पास्कल कितना, 100 के बराबर रहेगा। प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। प्रेशर इसकी वजह से प्रेशर कितना होगा, समझ गए? अब इसके अंदर हम लोग एक इमेजिनरी सिलेंडर मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। हम लोग इधर देखो, मान लेते हैं इसी पानी का ही एक सिलेंडर शेप का कुछ इमेजिनरी मान लो। ऐसा इमेजिनरी सिलेंडर एक मान लो, कोई दिक्कत? पानी है उसके अंदर, पानी का शेप का है ये, इसके अंदर सिलेंडर लाके डाले नहीं है, पानी ही है, ऐसे मान लिए हैं कि पानी को ऐसा अगर है तो क्या होगा, है कि नहीं तौफीक? सिलेंडर लाके ऊपर से नहीं डाल दिए उसके अंदर, हाँ, पानी अगर ऐसे शेप में है, एक सिलेंडर शेप पे, तो क्या होगा? साइंटिस्ट जैसा, अरे हम लोग साइंटिस्ट ही हैं। जब भी पढ़ो फिजिक्स तो ये मान लो कि तुम साइंटिस्ट हो। स्टडी द साइंस एज अ साइंटिस्ट, ऑब्जर्व, देन सी द मैजिक ऑफ फिजिक्स। फिर समझ में आएगा, फिर रटना नहीं पड़ेगा। फिर रटना कब पड़ता है? जब हम क्लास में नहीं आते। समझ गए? इसके बाद देखो, अब इसमें देखो, ऊपर क्या है, हवा, नीचे क्या है, पानी। दिख रहा है कुछ? अब देखो इधर, ये अगर पानी है तो हर जगह पानी पानी थोड़ी है, सिर्फ यहां पानी है, ये वाटर, पानी नहीं होगा। देखो अगर यहां पूरा पानी है
तो इसके ऊपर क्या होगा? हवा। एक ग्लास ले लो तो ग्लास के अंदर पानी है ना, उसके ऊपर क्या है? हवा है, एयर। सोचो। अब इसके बाद देखो, अब मुझे बताओ, क्या ये सिलेंडर अगर है तो ये इस सिलेंडर का हाइट h है कि नहीं है? हाइट को h मान लो, ये इसको एरिया मान लो, इसका जो नीचे वाला इसको a से एरिया। कोई दिक्कत? बस अब देखो, यही पूरी कहानी इसके अंदर लिखी गई। ध्यान से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो एक एक चीज। प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर देखो क्या लगेगा। अ वेसल इज फिल्ड विथ अ लिक्विड, वेसल मतलब एक बर्तन, ये एक बर्तन, एक वेसल है। ये क्या है? पूरा एक वेसल, एक बर्तन है, उसके अंदर हमने पानी भर दिया। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखिए, वेसल इज फिल्ड विथ अ लिक्विड, लेट अस कैलकुलेट द प्रेशर exerted by an imaginary cylinder of cross sectional area A inside the container। अब ये इस पे कितना प्रेशर लगाएगा? ये इमेजिनरी सिलेंडर जो है, ये सिलेंडर, ये वाला, ये इमेजिनरी सिलेंडर कितना प्रेशर लगाएगा लिक्विड के ऊपर, लिक्विड कॉलम्स के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा? कौन? ये इमेजिनरी सिलेंडर। किसकी बात चल रही है? किस पर चल रही है? ये ध्यान रखना। देखो, लेट अस कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इनसाइड द कंटेनर, लेट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बी रो। मान लेते हैं इसकी डेंसिटी कितनी है? लेट the density of fluid be rho। रो मान लो, क्या मान लो? रो। ये क्या है? रो क्या है? डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? फ्लूइड की डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? अब बोलोगे डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है? बचपन में पढ़ते थे हम लोग, डेंसिटी क्या है, समझ गए? इसके बाद अभी आगे बताता हूं क्या है, जिनको भी नहीं मालूम। लेट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बी रो एंड द हाइट ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर बी h एज शोन। डेंसिटी हमने मान लिया है इसका, यहां एक बार और लिख देता हूं, डेंसिटी रो, हाइट h। हाइट कितना? h। डेंसिटी कितना? रो। कोई दिक्कत? इसके बाद द लिक्विड कॉलम एक्सर्ट्स अ फोर्स। लिक्विड कॉलम क्या कर रहा है? एक्सर्ट्स अ फोर्स F equals mg, which is its weight on the bottom of the cylinder। अब लिक्विड कॉलम क्या कर रहा है? एक फोर्स लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? उसके वेट की वजह से। और F इक्वल्स क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। क्यों? कि वेट होता ही यही है। फिर से ध्यान से एक बार और सुनो। The liquid column exerts a force F equals mg, which is its weight on the bottom of the cylinder। किस पे लगेगा? बॉटम ऑफ द सिलेंडर। किसकी वेट की वजह से? लिक्विड के कॉलम, ये लिक्विड के जो कॉलम है इसकी वजह से, उसके वेट की वजह से यहां बॉटम पे क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। F इक्वल्स mg, F इक्वल्स mg लगेगा। क्या लगेगा? अब इसके बाद देखिए, which its weight on the bottom of the cylinder, this force acts
इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। किस तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर द प्रेशर P exerted by the liquid column on the bottom of this cylinder is, वही सेम चीज आ जाएगा, प्रेशर इक्वल्स, अच्छा ये वाला लिक्विड कॉलम इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग F इक्वल्स mg, ये हमें मालूम है। और एक चीज हमें पता है, जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, F की वैल्यू यहां रख दो, प्रेशर इक्वल्स mg बाई एरिया। कहां से आया? यहां से आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसकी वजह से? लिक्विड कॉलम की वजह से। किस पे? इस पे, बॉटम सिलेंडर। जो ये माना है हमने, ये लिक्विड कॉलम है ना, इसकी वजह से इस पे लग रहा है, इसकी वजन की वजह से, इसके वेट की वजह से। किसकी वजह से? उसकी वजन की वजह से लगेगा ना, लगेगा, नीचे की तरफ ही लगता है, समझ गए? वेट की वजह से। पढ़ेंगे धीरे धीरे फिजिक्स, नीचे ही क्यों लगेगा उसका भी जवाब आएगा। mg का मतलब मास और g का मतलब ग्रेविटी। खत्म, समझ गया ना? और क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अभी आगे और पढ़ेंगे, परेशान मत हो, धीरे धीरे पढ़ो फिजिक्स, एक ही दिन मत समझो सब कुछ, ठीक है। इसके बाद देखो, देयरफॉर द प्रेशर P exerted by the liquid column on the bottom of cylinder is, ये चीज समझ में आ गया। अच्छा यहां पर m देखो क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मास को कैसे लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो बस इस चीज को लिख देना है और सिंपल। यहां पर देखो, अगर वॉल्यूम सिलेंडर का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मास कब आएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी किसका? लिक्विड का। वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का। बस। अच्छा, फिर वॉल्यूम के बाद देखो इसने क्या लिखा है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखने के लिए एरिया इंटू हाइट, ठीक। और उसके बाद डेंसिटी को कैसे लिखेंगे? रो से। डेंसिटी हम लोग यहां पर क्या रो लिए थे, और इसके लिए एरिया इंटू एच, और ये आया रो, तो आ जाएगा हमारा मास। क्या आ जाएगा? मास। मतलब m के प्लेस पे रो ए एच लिख सकते। क्या लिख सकते? ये m के प्लेस पे यहां हम उठा के ये लिख देंगे। अब देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा? P इक्वल्स एम जी अपॉन एरिया। अच्छा, m के प्लेस पे लिख दो रो ए एच जी बाई ए से ए कट गया, तो एक नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास। क्या आ गया? रो जी एच। प्रेशर इक्वल्स, देखो यहां पर ए ही काटो क्योंकि वही सेम है, रो जी एच। ये हमारे पास फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला याद रखना बस। समझ गया? लिख लो, फटाफट लिखो इसको जल्दी। रो जी एच, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला हमारा आ गया। प्रेशर कितना लगेगा यहां पर? रो जी एच। ये याद रखना। रो क्या है? डेंसिटी। जी क्या है?
ग्रेविटी। h क्या है? हाइट, मतलब डेप्थ, कितनी दूरी पे। अच्छा, जो भी बच्चे बोर्ड देने के लिए वो ये सब याद रखना है स्टेप्स, क्योंकि ये सब थियरी में काम आएगा। डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन आता है, सीईटी में नहीं आएगा डेरिवेशन, लेकिन इसमें आएगा। समझ गए? इसके लिए पूरा कहानी आप लोग को पता रहना चाहिए, तो मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अभी आप लोग एग्जाम्स वगैरह भी रहेंगे जब, तो आएगा ये सब चीज। तो यहां अच्छे से समझ लो, तो आप लोग को फिर कॉलेज में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? यहां नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत है, यहां पढ़ोगे तो सब जगह सुकून है। क्लास टेस्ट में भी सुकून, कॉलेज में, नीट में, सीईटी में, हर जगह फायदा है। नहीं नहीं, ऐसे पूरा लिखना रहेगा, डेरिवेशन करना है पूरा पूरा पूरा। वो तो बस ऐसे मस्ती के लिए रहता है कभी कभी, वो सब थोड़ी रहेगा। स्टार्टिंग में रख लेते हैं कभी कभी, जब तबीयत खराब रहती है। देखो, 2-3 फॉर्मूला आया। प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, वेट अगर है, वेट की वजह से F इक्वल्स mg। समझ गए? ध्यान से, एक और फॉर्मूला आया, क्या आया? प्रेशर इक्वल्स रो जी एच। रो जी एच, रो बोलते हैं। समझ गए? रो मतलब डेंसिटी, रो मतलब डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटी, एच मतलब हाइट, हाइट मतलब यहां पर डेप्थ। ऐसे समझो। और ये सिलेंडर एक्चुअल में नहीं है, इमेजिनरी है, माना गया है। इसके बाद में 2 पॉइंट और है जो आप लोग को याद रखना है। हो गया? लिख लो पहले अच्छे से, फिर आगे बताता हूं क्या है। और नोट्स फिजिक्स का बहुत ही अच्छी तरीके से एक नोटबुक ले लो, 300, 400, 500 पेज का, उसमें लिखना है अच्छी तरीके से। जितना भी मैं यहां पर बोर्ड पे बताता हूं, लिखते चलो स्टार्टिंग से लेके, फिर तुम बोर्ड का एग्जाम जब दोगे तो हंसोगे, और जो नहीं बनाएगा वो रोएगा। स्टार्टिंग में सब बता देता हूँ, लेक्चर स्टार्टिंग जब क्लास होती, फिर नहीं बोलता हूँ बाद में, स्टार्टिंग में बता देता हूँ सब क्या है। हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है। ठीक है, इसके बाद में 2 पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, इसको लिख लो, है ना? इसको आप लोग लिखिए एक नाम से। खजाना बॉक्स लिख लो, लिखो खजाना बॉक्स। खजाना बॉक्स, खजाना बॉक्स। खजाना बॉक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखिए, एस पी इक्वल्स रो जी एच, एस पी इक्वल्स रो जी एच, comma, the pressure exerted by a fluid
the pressure exerted by a fluid at rest, the pressure exerted by a fluid at rest is independent of the shape, is independent of the shape and size of the container, and size of the container. Yes or no? Rho GH. Yes or no? Rho GH. हो गया? Pressure exerted by a fluid at rest is independent. शेप पे डिपेंड नहीं करता है, और साइज कंटेनर का कितना बड़ा है कितना छोटा डज नॉट मैटर. शेप और साइज डज नॉट मैटर. पहला पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, रो जी एच इज ट्रू फॉर लिक्विड्स एज वेल एज फॉर गैसेस. मतलब ये फॉर्मूला गैस वाले के लिए भी है और लिक्विड्स के लिए भी है. ट्रू है दोनों के लिए. ट्रू फॉर लिक्विड्स एज वेल एज फॉर गैसेस. Have you written? Yes, sir. Next, write the first question. Okay, I am giving the question. Right, हर एक चीज को लिखना अच्छी तरीके से. फर्स्ट क्वेश्चन, two different liquids of density rho 1 and rho 2 exert the same pressure at a certain point. What will be the ratio of the heights of the respective liquid columns. करो, सोचो कैसे करेंगे. फॉर्मूला वही लगेगा, रो जी एच वाला. दिमाग लगाओ, कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखो दो अलग अलग लिक्विड है. कितना लिक्विड है? दो अलग अलग. टू डिफरेंट लिक्विड्स. ध्यान से सुनो. टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी. ऐसे देख लिया करो. दो लिक्विड है. ओके, एक लिक्विड मान लो, एक लिक्विड ये, दूसरा लिक्विड. अलग अलग लिक्विड है. लिक्विड क्या है? अलग अलग. या ऐसे दे दो, L1 L2. लिक्विड क्या है? अलग अलग. लेकिन ऑफ डेंसिटी रो 1 रो 2. डेंसिटी कितनी है? रो 1 रो 2. ये लिक्विड हो गया और ये डेंसिटी हो गया. इसके बाद एक्सर्ट द सेम प्रेशर एट अ सर्टेन पॉइंट. कोई एक ऐसा पॉइंट है जिस पर प्रेशर क्या है? सेम है. एक ऐसा पॉइंट है जिस पे क्या है? प्रेशर सेम.
प्रेशर क्या है? लिक्विड 1 का और लिक्विड 2 का प्रेशर क्या है? सेम। और प्रेशर का फॉर्मूला हमें मालूम है, रो जी एच। तो एक लिक्विड का क्या आ जाएगा? रो 1 G1 H1, प्रेशर सेम, तो रो 2 G2 H2। हम बोल रहे हैं प्रेशर सेम, मतलब इक्वेशन दोनों को क्या कर दो? बराबर कर दो। दोनों को क्या कर दो? बराबर। मतलब रो 1 G1 H1 बराबर रो 2 G2 H2। इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। अच्छा, रेशियो किस चीज का मांग रहा है आगे? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द हाइट्स? हाइट का रेशियो क्या है? ठीक है, ऑफ द रिस्पेक्टिव लिक्विड कॉलम्स। बोलो, समझ गए? रेशियो हाइट इसका और इसका मांग रहा है। समझ गए? पॉइंट मतलब प्रेशर सेम है। प्रेशर क्या है? किसी एक टाइम पे क्या हुआ? प्रेशर क्या है? सेम है। यहां रेशियो मांग रहा है, हाइट का रेशियो, कंटेनर का जो है लिक्विड कॉलम का रेशियो बताओ कितना आएगा। बस देखो, दो लिक्विड है, L1 L2, डेंसिटी रो 1 रो 2, प्रेशर लगा रहा है सेम प्रेशर। प्रेशर सेम मतलब बराबर है। ये भी देखो प्रेशर सेम सेम। इसके लिए इसको दोनों को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, जितना G यहां पर रहेगा ग्रेविटी पहले वाले में, दूसरे वाले में G1 G2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्यों? ग्रेविटी तो सेम है, चाहे ये लिक्विड हो वो लिक्विड, दोनों। ये लो ऐसे बना लो, कॉलम बना लो, ये लो, G तो सेम ही रहेगा। G उड़ गया। अब क्या बोल रहा निकालने के लिए? रेशियो किसका? हाइट का निकाल लो। अब देखो, कुछ करना नहीं है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो H1 बाई H2 रो 2 बाई रो 1, खत्म हो गया। G क्यों उड़ा दिए सर? क्योंकि सेम है। बस हो गया, लिख लो। क्या? अरे सेम कहां से? रेशियो मांग रहा है। ध्यान किधर है तेरा? लिख ले फटाफट। बोलो, इसमें कोई डाउट? पूछ लो अगर डाउट। अब यही तो मजा आएगा अभी, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मजा ही आएगा। बस लेक्चर नहीं छोड़ना बेटा, लेक्चर छोड़े तो मजा ही आ जाएगा। इतना पढ़ा देंगे आप लोग को कि मतलब पेपर में कैसे करेंगे? पता नहीं। हाँ हाँ, ऐसे ही करेंगे सॉल्व। जो मैं बता रहा हूं वही करके आना, और कुछ नहीं करना है। इतना अगर समझ में आया तो कुछ भी कर लो। अभी तो धीरे धीरे बेस बनाएंगे। 2-4 चैप्टर में आप लोग को तुरंत थोड़ी फिजिक्स समझ में आ जाएगी। धीरे 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 एक एक चीज। जितना मैं कराऊं डेली रिवीजन, जो बच्चा करेगा उसको दिक्कत नहीं आएगी, जो नहीं करेगा उसको दिक्कत आएगी। जो चीज नहीं समझ में आए क्लास के बाद तुरंत पूछ लो, फटाक से। उसी टाइम पूछना है, उसी टाइम पूछ लो। ज्यादा डाउट है, सिल्ली मिस्टेक, ये वो, ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बाद में पूछ लो। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। घर पे अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, बस।